आइए खबरों की शुरुआत करें। 2 जून 2024 से हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगा। लेकिन क्यों? तो क्या आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं होगी? हैदराबाद अब किसकी राजधानी होगी? आपके मन में उठ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब आपको अभी ही मिलेंगे। देखिए, साल 2014 में 2 जून को तेलंगाना अस्तित्व में आया था। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके ही बनाया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 लाया गया था। अधिनियम के मुताबिक नियत तिथि यानी 2 जून से मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद 10 वर्षों के लिए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की साझा राजधानी होगा। 2 जून 2024 को यह 10 सालों का समय पूरा हो गया है। अब अधिनियम के हिसाब से आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी होगी। अब सवाल है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी अमरावती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर अमरावती और विशाखापट्टनम के बीच विवाद चल रहा है। दोनों ही शहर चाहते हैं कि राजधानी उनके यहां बने। आंध्र प्रदेश में राज्य विधानसभा के चुनाव मई में आयोजित हुए हैं। इन चुनावों का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगा। एक सवाल यह भी उठ सकता है कि शहरों के बीच राजधानी बनने की होड़ क्यों लगी रहती है? किसी भी देश या राज्य की राजधानी राजनीतिक गतिविधियों और सत्ता के केंद्र के लिए प्राइमरी हब के तौर पर काम करती है। आमतौर पर राजधानी में सत्ता के तीनों ब्रांचेस जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की मौजूदगी होती है। राजधानी का चुनाव करते वक्त भौगोलिक स्थिति, इतिहास, आर्थिक गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है। मैंने पहले बात की कि तेलंगाना 2 जून को गठित हुआ, इसलिए 2 जून को ही तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आइए हम तेलंगाना से जुड़ी कुछ खास बातों को जान लेते हैं। तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था अशमक, जो वर्तमान तेलंगाना का हिस्सा था। गौतम बुद्ध के शुरुआती 5 शिष्यों में से एक थे कोंडाना, जो कि तेलंगाना में पाया जाने वाला पारंपरिक नाम है। तेलंगाना अपनी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद को UNFAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। हैदराबाद स्थित जीनोम वैली भारत की लाइफ साइंसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पहला ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर है। तेलंगाना स्थित गोलकुंडा को डायमंड कैपिटल ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के तौर पर जाना जाता है। कोल्लूर खदान के चलते गोलकुंडा क्षेत्र कीमती रत्नों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के हीरे गोलकुंडा हीरो के नाम से मशहूर थे। इस खदान से दुनिया के कुछ सबसे बेहतर हीरे हासिल किए गए हैं। कोहिनूर हीरा, जो दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक था, इसी खदान से हासिल किया गया था। कोहिनूर हीरा ही मुगलों के मयूर सिंहासन में लगाया गया था। गोलकुंडा की खदानों से हासिल अन्य हीरों में नसक हीरा, दरियाए नूर, व्हाइट रीजेंट और द होप डायमंड शामिल हैं। द होप डायमंड एक अनोखा नीला हीरा था। हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। वैश्विक स्तर से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल खगोल विज्ञान के लिए 2024 का शॉ प्राइज एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को देने की घोषणा की गई है। ये अवार्ड उन्हें ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर किए गए अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। हांगकांग के शॉ फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड को नोबेल ऑफ द ईस्ट कहते हैं। हर साल शॉ प्राइज 3 कैटेगरी में दिया जाता है। इनमें एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस और मेडिसिन तथा मैथमेटिकल साइंस शामिल हैं। हम ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझ लेते हैं। खगोल विज्ञान में ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स से मतलब है ऐसी बॉडीज जिनकी चमक बहुत शॉर्ट टाइम यानी बहुत कम समय के लिए होती है। इनके उदाहरणों में सुपरनोवा, पल्सर और गामा रे बर्स्ट शामिल हैं। सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहा जाता है। सुपरनोवा से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सुपरनोवा कोई आम घटना नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि 1 सदी में किसी आकाशगंगा में 2 या 3 सुपरनोवा की घटनाएं देखी जा सकती हैं। वहीं GRB यानी गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड में होने वाला सबसे ऊर्जावान विस्फोट है। इसके जरिए ब्रह्मांड की जानकारी मिलने के कारण इन्हें मिनी बिग बैंग कहते हैं। इनके जरिए कुछ सेकंड्स में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जितनी सूर्य अपने पूरे जीवन काल में करता है। एक विस्फोट का समय 1 सेकंड के एक फ्रैक्शन से लेकर कई मिनट तक होता है। इसके बाद एक ब्लैक होल का जन्म होता है। इसके अलावा पल्सर कब बनते हैं? जब किसी विशाल तारे की मौत के बाद उसकी क्रोड बहुत
संकुचित हो जाती है, तब न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। और जब कोई न्यूट्रॉन तारे में बहुत अधिक चुंबकत्व हो जाएगा तो वो तेजी से घूमने लगता है, तो एक पल्सर बन जाता है। तो यहां पर कीवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात याद रखनी है कि पल्सर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। पल्सर यूनिवर्स में बहुत ही चमकीले लाइट हाउस की तरह होते हैं। भारत तकरीबन 42 सालों के गैप के बाद IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के AGM की मेजबानी करेगा। IATA का AGM एविएशन सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियर इवेंट है। भारत को इसकी मेजबानी का मिलना वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़त को दिखाता है। इसमें एविएशन सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। इस वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन 8 से 10 जून 2025 के बीच नई दिल्ली में ही होगा। भारत में आयोजन तीसरी बार होने जा रहा है। इससे पहले साल 1958 में और साल 1983 में भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। IATA में दुनिया के तकरीबन 330 एयरलाइंस शामिल हैं। हाल ही में IATA की 2023 की सालाना बैठक दुबई में आयोजित हुई है। इस मौके पर IATA ने घोषणा की कि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें, इंडिगो और विस्तारा भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के दो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं। भारत की एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी साल 1932 में टाटा एयरलाइन की स्थापना के साथ। टाटा एयरलाइन की स्थापना JRD टाटा ने की थी। इसी टाटा एयरलाइंस का साल 1953 में सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और नाम दे दिया एयर इंडिया। लंबे वक्त से घाटे में चल रही एयर इंडिया को 2021 में सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के तहत वापस टाटा ग्रुप को ही बेच दिया है। भारत में AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 133 एयरपोर्ट्स के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। AAI एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है। भारत सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना लॉन्च की है। महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सीनियर सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उन पर आरोप था कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को सही माना। साल 2018 में गिरफ्तार निशांत अग्रवाल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 235, IT एक्ट की धारा 66F और OSA यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कई धाराओं के तहत अपराधी घोषित किया। भारत में OSA की जड़ें ब्रिटिश काल से हैं। सबसे पहले 1889 में इस तरह का एक एक्ट लागू हुआ था। फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम पर इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 लाया गया। इसके स्थान पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 लाया गया, जो कि अभी तक लागू है। यह एक्ट देश के शासन में सीक्रेसी और गोपनीयता के सभी मामलों को कवर करता है। इस एक्ट की दो धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है धारा 3, जिसमें सरकार के सीक्रेट्स की जासूसी की बात की गई है। दूसरी है धारा 5, इसमें सरकार की सीक्रेट सूचनाओं के खुलासे की बात की जाती है। ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, कोई लेख, नोट, दस्तावेज या कोई भी जानकारी। वहीं IT एक्ट की धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए सजा का प्रावधान करती है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है। इस मिसाइल को भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से तैयार किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर पड़ा है। इसे जल, थल और वायु से छोड़ा जा सकता है। इस क्षमता को कहते हैं ट्रायड। आइए अब देखें आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। टर्म ऑफ द डे में आज है दिकू। यह शब्द आदिवासी समुदाय द्वारा गैर आदिवासियों के लिए गढ़ा गया एक शब्द है। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान छोटा नागपुर के आदिवासी समुदायों, खासकर संथाल आदिवासियों के बीच दिकू शब्द प्रचलित था, क्योंकि बाहरी लोगों के बड़े समूहों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, जिन्होंने धीरे धीरे उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। देखिए, हो क्या रहा था कि ब्रिटिशर्स सीधे तो आदिवासियों के साथ डील कर नहीं रहे थे। यहाँ के लोग तो भारत के ही जमींदार और व्यापारी थे जो ये काम ब्रिटिशर्स के लिए कर रहे थे। दिकू वे लोग थे जो आदिवासी लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाते थे, जिसमें व्यापारी हो गए, साहूकार, मिशनरी, हिंदू जमींदार और अंग्रेज इत्यादि शामिल थे। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, खगोल विज्ञान के लिए 2024 का शॉ प्राइज किसे दिया जाएगा? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, AS किरण कुमार, G माधवन नायर या फिर K राधाकृष्णन? अगला सवाल है, डायमंड कैपिटल ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड के तौर पर मशहूर है गोलकुंडा, पन्ना, उहार या फिर हम्पी? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल पूछा गया था, शांग्रीला डायलॉग शिखर सम्मेलन का आयोजन
किस देश में किया जाता है? सिंगापुर, चीन, भारत या फिर श्रीलंका? और सही जवाब है सिंगापुर, यानी कि विकल्प ए। और दूसरा सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कारक हीट वेव्स के लिए जिम्मेदार हैं? जलवायु परिवर्तन, हीट डोम, लानिना। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना था। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही जवाब है विकल्प ए। देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए थे। अब बस इंतजार था इसके नतीजों का, ताकि पता चल सके कि देश की बागडोर किसके हाथों में जाने वाली है। आज ये भी पता चल जाएगा कि सरकार का मुखिया कौन बनने वाला है और देश में किसकी सरकार आने वाली है। समाचार लिखे जाने तक मिले रुझानों के मुताबिक एनडीए को 295 से 300 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 230 से ऊपर सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां हम आपको बता दें कि ये अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के लिहाज से यहां परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान और उसकी प्रक्रिया। तो चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। इसका गठन वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव के तहत चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक लोकसभा में 550 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। वर्तमान में देश भर में 543 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। इनमें से राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटें हैं। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, जबकि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक। वहीं संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना का मलकाजगिरी है, जबकि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है लक्षद्वीप। यहां महज 47,972 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। अब आते हैं प्रक्रिया पर। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत की जरूरत होती है, और यह बहुमत कुल सदस्य संख्या के कम से कम 50% प्लस 1 यानी 272 से कम नहीं होना चाहिए। अब अंतिम चुनावी परिणाम के आधार पर बहुमत प्राप्त पार्टी राष्ट्रपति के सामने सरकार गठन का दावा प्रस्तुत करती है। यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके बाद संबंधित पार्टी को सदन में बहुमत साबित करना होता है। यदि पार्टी सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उसे सरकार से इस्तीफा देना पड़ता है। मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है। चीन की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चीन अपने नाम पर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चीन के चंद्र मिशन चांग-ई-6 की, जो चंद्रमा पर अपना काम करके पृथ्वी की तरफ लौट रहा है। आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि ऐसा क्या कर दिया है भाई चीन ने, या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, तो चीन के इस मिशन में ऐसा क्या खास है? सभी बातों को यहां जानेंगे विस्तार से। दरअसल चीन ने चंद्रमा के सुदूर अंधेरे वाले हिस्से से चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करने की योजना बनाई थी, और इसके लिए चांग-ई-6 मिशन को लॉन्च किया था। और आर्बिटर, रिटर्नर लैंडर तथा एसेंडर से युक्त चांग-ई-6 प्रोब को 3 मई को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन को चीन के दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान में स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया। अब हम इस मिशन के उद्देश्यों की बात करें तो इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एटकिन बेसिन के उत्तर पूर्वी हिस्से पर उतारना था। बीते 2 जून को चांद के अंधेरे वाले हिस्से में उतरने में यह कामयाब रहा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एटकिन बेसिन को सौर मंडल का सबसे पुराना क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर तो समझते हैं ना आप, वही जो आमतौर पर पृथ्वी की ज्वालामुखी के मुंह के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा पर भी एटकिन बेसिन ऐसा ही एक क्रेटर है। बहरहाल इस मिशन का दूसरा और सबसे अहम मकसद था लगभग 2000 ग्राम नमूना लेकर वापस पृथ्वी पर आना, और इस नमूने को एकत्रित करने का काम 2 दिन में करना था। इसमें भी चीन कामयाब रहा है। यह 25 जून के आसपास चीन के अंदरूनी मंगोलिया क्षेत्र में उतरेगा। सफलतापूर्वक नमूना जुटाने के बाद चांग-ई-6 ने चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से पर पहली बार चीन का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह चीन को चंद्रमा के 4.5 अरब साल के इतिहास का एक प्राचीन रिकॉर्ड मुहैया कराएगा। साथ ही सौर मंडल के बनने के संबंध में नई नई जानकारियां भी सामने लाने में मदद करेगा। यह पृथ्वी की ओर वाले चंद्रमा के हिस्से के साथ इस अज्ञात क्षेत्र की तुलना में भी सहायक होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ है कि चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर मिशन ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी की ओर नहीं है। इसलिए संचार बनाए रखने के लिए रिले सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ की ज़मीन भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और उतरने के लिए समतल इलाके भी कम हैं।
अब हम आते हैं उस सवाल पर कि क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है, तो इसका जवाब है हाँ, हुआ है। पहले भी चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाए गए हैं और यह कारनामा संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ द्वारा 1970 में ही किया गया था। लेकिन ये नमूने चंद्रमा के नजदीक वाले हिस्से से लाए गए थे, न कि दूर अंधेरे वाले हिस्से से। अब जानते हैं कि चीन के लिए क्यों खास होगा इस मिशन का सफल होना। दरअसल चीन ने चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत चीन रूस के साथ मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएगा। इसके अलावा चीन 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की भी योजना बना रहा है। यह काफी हद तक इस मिशन की सफलता पर भी निर्भर करेगा। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। मानव तस्करी सबसे अट्रैक्टिव अवैध व्यवसायों में से एक है तस्करों के लिए। ये पूरी दुनिया, खासतौर पर भारत के लिए चुनौती है। यह मुद्दा तब माथे पर शिकन लाने लगता है जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर इसकी देखरेख या निगरानी ठीक ढंग से न हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करों से 6 लड़कियों को आजाद कराया था। अभी इसके चर्चा में रहने का कारण है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नोडल ऑफिसर। दरअसल NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के कंजर समुदाय की नाबालिग लड़कियों को बेचने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ इन लड़कियों को स्टाम्प पेपर के साथ बेचा जा रहा था। आपको बता दें, स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचना पुरुष प्रधान कंजर समुदाय में एक प्रचलित प्रथा है। इसके बाद NHRC ने प्रत्येक राज्य में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह इस खतरे को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स और संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्रभावी कदम उठाकर समन्वय स्थापित कर सकेगा। यह अधिकारी राज्य सचिव या पुलिस महानिरीक्षक के पद के स्तर का होगा। अब यदि हम मानव तस्करी की परिभाषा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लोगों को बलपूर्वक धोखाधड़ी करके धोखे से बहला फुसलाकर कहीं भेजना या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को अपने लाभ के लिए देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी इत्यादि काम के लिए विवश किया जाता है। ये काम पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराए जाते हैं। ऑब्वियसली आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रथाएं ऐसी वारदातों के लिए फौरी तौर पर जिम्मेदार मानी जाती हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, समाज में महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह इत्यादि। भारत के संविधान में भी मानव तस्करी को लेकर प्रोविजन है। पहली बात तो ये कि यह राज्य सूची के विषय में आता है, इसलिए मानव तस्करी के अपराध को रोकने और उचित कदम उठाने संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी प्राथमिक है। इससे भी बड़ी बात यह कि संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक लगाने की बात करता है। इसके अलावा भारतीय संसद ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 पारित किया हुआ है। इसके तहत अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद और बिक्री करना इमोरल ट्रैफिकिंग अर्थात अवैध दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। चिंता इसी बात की है कि इतने सारे नियम कानून के बाद भी भारत में अभी भी मानव तस्करी का मुद्दा जटिल बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2022 में मानव तस्करी के दर्ज मामले 2250 थे और ये महज वे मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। बाकी का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हाल ही में संपन्न हुई। इस सभा को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडे के लिहाज से ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। सभा में चर्चा के दौरान WHO के सदस्य देशों ने कोविड-19 और एमपॉक्स जैसी वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार के लिए नए कदमों को मंजूरी दी है। सदस्य देशों ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन करने पर सहमति जताई है। इस संशोधन में सदस्य देशों द्वारा पेश किए गए 300 प्रस्ताव शामिल हैं। इन स्वास्थ्य विनियमों को 2005 में अपनाया गया था। इसमें किए गए परिवर्तनों में पेंडेमिक इमरजेंसी को परिभाषित करने के साथ साथ मेडिकल प्रोडक्ट और वित्त पोषण तक आसान पहुंच जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। WHO ने देशों में पेंडेमिक इमरजेंसी को एक संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया है। इसमें ऐसे संक्रामक रोगों को शामिल किया गया है जिनका व्यापक भौगोलिक प्रसार हो या जिसका जोखिम बहुत अधिक हो,
तथा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रतिक्रिया क्षमता से अधिक हो गया हो या अधिक हो सकता हो। इस संशोधन में स्टेट पार्टीज कमेटी की स्थापना करना और राष्ट्रीय IHR प्राधिकरणों का निर्माण करना शामिल है। इससे IHR के विनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस संशोधन का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थितियों और महामारी से जुड़ी आपात स्थितियों के लिए तैयार होना और इसके लिए देशों की क्षमता में सुधार करना है। चलिए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे क्या कहता है। टर्म ऑफ द डे में आज है वेरिएबल रेट रेपो VRR। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत RBI बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित दरों पर धन उधार लेने की अनुमति देता है, जो कि तय रेपो रेट से अलग होती है। इस पर बैंक RBI से सीधे उधार लेते हैं। यह आमतौर पर 14 दिनों के लिए होता है। VRR बैंकिंग सिस्टम में अल्पकालिक तरलता को इंजेक्ट करने के साधन के रूप में काम करता है। इसके विपरीत एक टर्म है VRRR, यानी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का उपयोग सिस्टम से सरप्लस लिक्विडिटी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये जानने का। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है। यह स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के तहत की गई। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों गलत है। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खगोल विज्ञान के लिए 2024 का शॉ प्राइज किसे दिया जाएगा? श्रीनिवास R कुलकर्णी, AS किरण कुमार, G माधवन नायर या फिर K राधाकृष्णन। और सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी श्रीनिवास R कुलकर्णी। अगला प्रश्न था, डायमंड कैपिटल ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के तौर पर मशहूर है गोलकुंडा, पन्ना, पुहार या फिर हम्पी। सही जवाब है गोलकुंडा, ऑप्शन ए। वर्तमान में भारत सहित पूरी दुनिया गर्मी की मार झेल रही है। कहीं सूखा तो कहीं हीट वेव अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया है। औद्योगिकरण के दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, विश्व भर में इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव, हमारे आसपास बढ़ता तापमान, प्रदूषित हवा आदि इस बात पर जोर देते हैं कि प्रकृति और आसपास का एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 जून को हर साल पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प देने के मकसद से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। दुनिया भर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और देश के तरह तरह के सार्वजनिक अभियानों और कार्यक्रमों के जरिए प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाने की नींव सन 1972 में पड़ी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे घोषित किया। यह मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। उसी दिन महासभा द्वारा अपनाए गए एक अन्य प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी निर्माण हुआ था तथा अपनी स्थापना के बाद से ही यानी 1973 से ही पर्यावरण दिवस का आयोजन UNEP द्वारा किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने के लिए एक वैश्विक मंच है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 150 से अधिक देशों के लोग हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी सऊदी अरब कर रहा है। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलेशन रखी गई है। आपको बता दें कि भारत भी 2 बार वर्ष 2011 और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर चुका है। आपने अमूमन किसी सरकारी योजना का लाभ लेने की जद्दोजहद में लोगों के बारे में सुना होगा। आज हम बात करेंगे उन किसानों की जिन्होंने एक योजना को अपनी इच्छा से ही त्याग दिया। जी हाँ, किसानों की आय के स्रोत बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 लाख से अधिक किसानों ने स्वेच्छा से छोड़ दिया है। इतनी अधिक संख्या में किसानों द्वारा इस सहायता राशि को छोड़ना कई सवालिया निशान खड़े करते हैं, जैसे क्या किसान इतने समर्थ हो गए हैं कि उन्हें इनकी अब जरूरत नहीं रही, या किसानों ने इसे प्रतीकात्मक रूप से छोड़ा है? क्या संभावित कारण हो सकते हैं इसे छोड़ने के पीछे? सबसे पहले हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इसके लाभों के बारे में जान लेते हैं। इस योजना को 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था।
यह केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात इस योजना का 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के लाभ की बात करें तो पात्र किसानों को भारत सरकार द्वारा हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं तथा यह अमाउंट 3 किश्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। पहली किश्त के समय लाभार्थियों की संख्या 3.03 करोड़ थी। 16वीं किश्त इस साल 29 फरवरी को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। इस समय लाभार्थियों की संख्या 9.09 करोड़ थी। अब तक किसानों को पीएम किसान की 16 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। अब यदि हम इनके पीछे के वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो लाभार्थियों की घटती संख्या का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे इस योजना के लाभार्थियों की संख्या अप्रैल से जुलाई 2022 में 10.47 करोड़ थी, जो नवंबर 2023 में घटकर 8.12 करोड़ रह गई है। यह अंतर करीब 2.35 करोड़ का था। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस योजना को छोड़ने वाले राज्यों में बिहार सबसे ऊपर है। यहां 29,176 किसानों ने इस योजना के लाभ को छोड़ दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान आते हैं। 16वीं किश्त के अनुसार इस योजना का लाभ लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पहला है, जिसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। अब इस योजना को छोड़ने या इस योजना के लाभ से वंचित करने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे केंद्र और राज्यों ने मिलकर पीएम किसान डेटाबेस से कई इनएलिजिबल किसानों को बाहर कर दिया था, जिससे लाभार्थियों की संख्या में एक बड़ी गिरावट देखी गई। इस इनएलिजिबिलिटी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे संवैधानिक पद धारक या संवैधानिक पद धारण कर चुके व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मासिक पेंशन 10,000 रुपए है या उससे अधिक है, आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति और सभी संस्थागत भूमिधारक किसान आदि को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा योजना का लाभ छोड़ने के लिए बताए गए संभावित कारणों में शामिल हैं अनुपस्थित जमींदार जिन्होंने सब्सिडी का लाभ न लेने का निर्णय लिया हो, उत्तराधिकार के माध्यम से कर देने वाले वंशजों को भूमि हस्तांतरित की गई हो और लैंड होल्डर्स की स्थिति में परिवर्तन जैसे आयकर की श्रेणी में आ जाना आदि। ऐसी स्थितियों में किसानों को इस योजना से बाहर निकालने के लिए कृषि मंत्रालय ने पिछले साल पीएम किसान मोबाइल ऐप और वेबसाइट में एक मॉड्यूल भी पेश किया था, जो किसानों को स्वेच्छा से इस योजना से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि यह दौर सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया की दुनिया एक आभासी दुनिया की तरह है। इसी आभासी दुनिया में NASA यानी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 चांद लगा दिए हैं, या यूं कहें कि चांद, तारे और आकाशगंगाओं को आपके पीछे ला दिया है। दरअसल नासा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक खास फिल्टर लॉन्च किया है, जिसने नेबुला, आकाशगंगाओं, तारों और उल्काओं की दुनिया को आपके इंस्टाग्राम पर ला दिया है। इस फिल्टर का उपयोग कर आप ब्रह्मांड के चमत्कारों को अनुभव कर सकते हैं। यह एक AR फिल्टर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर है, जिसे इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस और नासा ने इसे इंस्टाग्राम चंद्रा एक्सपीरियंस नाम दिया है। यह ब्रह्मांड का एक यूनिक व्यू प्रदान करता है, जो पहले केवल हाई एंड टेलीस्कोप के साथ ही देखा जाता था। अब यदि आप भी इसका अनुभव करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम ऐप खोलें और नासा चंद्रा एक्सरे पेज खोजें। इसके बाद इफेक्ट्स आइकन पर टैप करें। यहां आपको 5 अलग अलग AR फिल्टर देखने को मिल सकते हैं। आप अपने पसंदीदा फिल्टर चुनकर नासा के इस प्रयोग का अनुभव कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल नासा का यह फिल्टर उपयोगकर्ताओं को चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और अन्य स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड के चमत्कारों का अनुभव कराता है तथा नासा द्वारा इस AR फिल्टर को चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की 25वीं एनिवर्सरी मनाने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। इस स्पेस टेलीस्कोप परियोजना को 23 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था। चंद्रा एक्सरे वेधशाला नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज का हिस्सा है, जिसमें हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिटाइजर स्पेस टेलीस्कोप और अब कक्षा से बाहर हो चुकी कॉम्पटन गामा रे वेधशाला शामिल हैं। यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने के लिए एक्सरे इमेजेस उपलब्ध कराता है। इसे ब्रह्मांड के बहुत गर्म क्षेत्रों जैसे एक्सप्लोडेड स्टार, आकाशगंगाओं और समूहों और ब्लैक होल के आसपास के पदार्थों से एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह विश्व के सबसे शक्तिशाली एक्सरे टेलीस्कोप्स में से एक है। इसका रेजोल्यूशन 8 गुना ज्यादा है
और यह किसी भी पिछले एक्सरे टेलीस्कोप की तुलना में 20 गुना ज्यादा धुंधले स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। किसी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रगति कैसी चल रही है, इसका पता हम उस देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का गुणा भाग करके लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और साधन है जिसके द्वारा आप देश की स्थिति को मेजर कर सकते हैं और यह वैश्विक स्तर पर देशों की स्थिति की सटीक तुलना प्रदान करने में सक्षमता भी प्रदान करता है, और वो है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आपको पहले बता दें कि पीपीपी एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर निर्धारण करने का एक आर्थिक सिद्धांत होता है। इसमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए दो अलग अलग देशों में भुगतान की गई स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर का मापन किया जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई पेन भारत में 10 रुपए का और वही पेन अमेरिका में $1 का है, यानी उस पेन को खरीदने के आधार पर या पीपीपी विनिमय दर के मामले में हमारे 10 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर होगा। दरअसल आईसीपी यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ने परचेजिंग पावर पैरिटी पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक डेटा प्रस्तुत किया है। इसमें 176 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की गई है। यह डेटा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और विकास उपायों के आधार पर देशों के बीच तुलना करने में सक्षम बनाता है और कई सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आईसीपी के अनुसार पीपीपी के संदर्भ में सबसे बड़े 3 अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक जनरेट किया, जिसमें चीन 2021 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसका योगदान लगभग 19% था। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसने 15% से अधिक का योगदान दिया। यदि हम भारत की बात करें तो पीपीपी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7% का योगदान दिया है। हालांकि जीडीपी के आकार के आधार पर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आईसीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वो है एआईसी यानी एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर 4 में से 3 लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां जनसंख्या की औसत मटेरियल वेल बीइंग वैश्विक औसत से नीचे है। यहाँ एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन उस व्यय को दर्शाता है जो सीधे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है, जिसमें सरकार या अन्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। यह प्रति व्यक्ति जीडीपी की तुलना में जीवन स्तर का अधिक सटीक माप प्रदान करता है, क्योंकि यह केवल उस उपभोग पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्तियों की मटेरियल वेलबींग को बढ़ाता है। यानी यह सामूहिक उपभोग, निवेश, साथ ही आयात और निर्यात जैसी व्यापक आर्थिक गतिविधियों को शामिल नहीं करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है बायोकवर। बायोकवर मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए लैंडफिल यानी कचरे के किसी बड़े ढेर के ऊपर बनाई गई विशेष लेयर्स होती हैं। इसमें लैंडफिल के ही बचे हुए मटेरियल का यूज किया जाता है जो कि एक बायो फर्टिलाइजर के तौर पर काम करता है ताकि बैक्टीरिया पनपने के लिए सही वातावरण बनाया जा सके। ये बैक्टीरिया जिन्हें मिथेनोट्रोप्स कहा जाता है, मीथेन का उपयोग करते हैं और इसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। ये लैंडफिल से हानिकारक गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से तस्वीर को और साफ करने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक लैंडफिल की कल्पना करें जहां कचरा दबा हुआ है। आमतौर पर यह कचरा मीथेन यानी एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि मीथेन की इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए लैंडफिल के ऊपर एक बायो कवर रखा जाता है। इस बायो कवर में खाद से ढकी छेदनुमा सामग्री की एक परत होती है। खाद परत में रहने वाले मेथनोट्रोपिक बैक्टीरिया लैंडफिल से आने वाली मीथेन का उपयोग करते हैं और इसे कम हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा करने में ये मदद करते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ भारत का हर किसान ले सकता है। हर साल 8,000 रुपए 3 किश्तों में किसानों को प्रदान किए जाते हैं। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 3 सही है, कथन 1 और 3 सही है या फिर सभी कथन सही हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु या फिर आईआईटी खड़गपुर?
अब आइए नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या है सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के तहत की गई थी। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कथन 1 सही है। लोकतंत्र में चुनाव हर किसी के लिए कुछ न कुछ अवसर जरूर लाता है। भारत में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनावी परिणाम जारी हो चुके हैं। इसमें कोई भी सिंगल पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है। तो ऐसे में गठजोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, जिसमें समर्थन पाने वाली पार्टी के सामने समर्थन देने वाले दलों ने अपनी कुछ कंडीशंस रखी हैं। इन्हीं कंडीशंस में से एक है विशेष राज्य का दर्जा पाना, जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि राज्यों से जुड़ा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, या किन राज्यों को दिया जा सकता है, उसका आधार क्या होगा और इसका दर्जा मिलने पर क्या लाभ हो सकता है। चलिए सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को जान लेते हैं। यह केंद्र द्वारा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए दिया गया या किया गया एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। यहां ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, न ही संविधान में किसी राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में स्पेशल ट्रीटमेंट देने का प्रावधान है। दरअसल इसकी शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों से होती है, जो गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। इसके तहत 3 राज्यों तत्कालीन जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इन तीनों ही राज्यों को विशेष दर्जा देने का कारण इन राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन था। इसके बाद कुछ और राज्यों को इस सूची में शामिल किया गया। इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा तत्कालीन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं कि यह दर्जा किन राज्यों को मिल सकता है या किन्हें दिया जा सकता है। वे राज्य जहां पहाड़ी और दुर्गम इलाके हों, कम जनसंख्या घनत्व हो या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा निवास करता हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सामरिक स्थिति हो, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन हो और राज्य के वित्त की अनस्टेबल प्रकृति हो, तो फिर स्टेटस दे सकते हैं। इन आधारों पर अमूमन विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके लाभों की बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब क्या है? मतलब है केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाली अनुदान राशि में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होना। जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रति व्यक्ति अनुदान 5,573 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, वहीं किसी और सामान्य राज्य के लिए यही अनुदान जैसे आंध्र प्रदेश के लिए केवल 3,428 करोड़ रुपए है। इसके अलावा केंद्र सरकार विशेष श्रेणी के राज्यों में केंद्रीय योजनाओं के लिए 90% तक धन मुहैया कराती है, जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 70% तक हो सकती है। वहीं इसके कुछ और लाभों में आयकर छूट है, सीमा शुल्क की माफी है, एक निश्चित अवधि के लिए कॉरपोरेट टैक्स पर छूट है, जीएसटी से संबंधित रियायतें भी हैं और अन्य छूट भी शामिल हैं। यही कारण है कि अधिकतर राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करते रहते हैं। हालांकि 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग के विघटन के बाद से स्थिति बदल गई है। अब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को यह सहायता सभी राज्यों के लिए जो वितरण या विभाज्य पूल फंड है, डिविजिबल पूल फंड्स के एक बड़े हस्तांतरण में शामिल कर दिया जाता है। डिविजिबल पूल कर राजस्व का वो हिस्सा होता है जिसे केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के टैक्स शामिल होते हैं, लेकिन किसी खास मकसद के लिए लगाए गए सरचार्ज यानी अधिभार, सेस यानी उपकर और नेट ऑफ कलेक्शन चार्जेस को इससे बाहर रखा जाता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, ये बात किसी से नहीं छिपी कि इस साल गर्मी पिछले कुछ सालों में सबसे अधिक रही। खासकर इस साल का मई महीना तो अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज हुआ। इसे WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मानव जीवन के लिहाज से खराब संकेत बताया है। दरअसल WMO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 5 वर्षों में पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट तक पहुंचने की संभावना बेहद कम दिख रही है, जबकि इसके उल्लंघन की 80% तक आशंका है। रिपोर्ट ने इस बात की भी 86% संभावना जताई है कि आने वाले 5 सालों में से एक साल ऐसा होगा जिसमें तापमान 2023 से भी अधिक पहुंच जाएगा। 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, WMO ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि आने वाले 5 सालों यानी 2024 से लेकर 2028 तक की अवधि में वैश्विक तापमान का औसत पूर्व औद्योगिक युग से
1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। इसी अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए वैश्विक औसत सतह तापमान 1850 से 1900 की आधार रेखा से 1.1 डिग्री सेल्सियस और 1.9 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का अनुमान है। वहीं यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार पिछला वर्ष 1991 से 2020 के औसत से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था और 1850 से 1900 के पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.48 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। आपके दिमाग में पेरिस समझौते को लेकर कंफ्यूजन हो रहा होगा। खैर, एकदम आसान भाषा में कहें तो यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 में 196 पक्षकारों द्वारा अपनाया गया था और 4 नवंबर 2016 को इसे लागू किया गया। इसका मुख्य मकसद वैश्विक औसत तापमान को औद्योगिकीकरण के पूर्व के तापमान स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना है तथा तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। इसके अलावा पेरिस समझौते में एक तंत्र स्थापित किया गया है जिसके तहत प्रत्येक देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी प्रस्तुत करता है और इसे अधिकतम 5 वर्ष के गैप के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब यदि हम पेरिस जलवायु समझौते और भारत की बात करें तो भारत ने इस पर 2016 में हस्ताक्षर किए थे और भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करना है। साथ ही भारत का लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक बनाना है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। चारवाक दर्शन की ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। लेकिन किसी समाज या राष्ट्र के लिए यह दर्शन उसे पतन की ओर ले जाता है क्योंकि समाज या राष्ट्र की आयु नहीं होती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक समृद्धि पर बढ़ते ऋण बोझ पर अलर्ट जारी किया है। अ वर्ल्ड ऑफ डेट, अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में वैश्विक सार्वजनिक ऋण में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है जो वर्ष 2023 में $97 ट्रिलियन के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 ट्रिलियन डॉलर अधिक है। इस ऋण बोझ का सबसे अधिक प्रभाव अफ्रीकी देशों पर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 60% से अधिक डेट टू जीडीपी रेशियो वाले अफ्रीकी देशों की संख्या 2013 से 2023 के बीच 6 से बढ़कर 27 हो गई है। 2023 में विकासशील देशों ने नेट इंटरेस्ट के रूप में $847 बिलियन का भुगतान किया जो 2021 की तुलना में 26% की वृद्धि को दिखाता है। वहीं विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण विकसित देशों की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ रहा है। इन विकासशील देशों में सबसे पहला स्थान चीन का आता है, उसके बाद भारत, ब्राजील और मैक्सिको का नंबर है। इस बीच ऋण चुकाना अधिक महंगा हो गया है और यह विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है क्योंकि 3.3 बिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां ब्याज का भुगतान शिक्षा या स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च से कहीं अधिक है। या यूं कहें कि बढ़ता ऋण और उसकी ऊंची रेट विकासशील देशों में बजट को सीमित कर रही है। इसके कई नकारात्मक प्रभाव और भी हैं, जैसे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुट पाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय ढांचे में असमानताओं को पैदा करना और यह देशों में गरीबी और असमानता को भी बढ़ा रहा है क्योंकि ऋण चुकाने वाले देश स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय को कम कर देते हैं। अब यहाँ विशेष रूप से भारत की बात करें तो मार्च 2023 के अंत में केंद्र सरकार का ऋण 155.6 ट्रिलियन रुपए या जीडीपी का 57.1% था और भारत का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो 2005-06 में 81% से बढ़कर 2021-22 में 84% हो गया था। हालांकि 2022-23 में वापस यह 81% पर आ गया। फिर भी यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA के तय मानकों से कहीं अधिक है।
कोविड-19 महामारी को हम सब ने देखा है और करीब से महसूस किया है। इस दौरान शायद ही कोई बचा होगा जिस पर इसके दुष्परिणाम ना हुए हों। हो सकता है प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसने सबको प्रभावित किया है। इस दौरान सभी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दवा की आपूर्ति, क्योंकि इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि इसने बड़े से बड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंट्रीज को भी घुटनों पर ला दिया। ऐसे में सबसे अधिक जरूरत महसूस हुई बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में रेजिलियंस सप्लाई चेन की। अब इसी दिशा में एक अच्छी खबर बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 से निकल कर आ रही है, जिसका आयोजन सैन डिएगो कैलिफोर्निया में किया जा रहा है। यहाँ कुछ देश बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक रेजिलियंस सप्लाई चेन के निर्माण के लिए एक अलायंस शुरू करने के लिए एक साथ आए हैं। इन देशों में दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इस बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के उद्घाटन बैठक में विभिन्न देशों के सरकारी अधिकारियों और बायो एंड फार्मास्यूटिकल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विश्वसनीय और सस्टेनेबल सप्लाई चेन के महत्व पर जोर दिया गया और संबंधित देशों की बायो पॉलिसीज, रेगुलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उपायों को समन्वित करने पर सहमति जताई गई। इसके अलावा सभी देश एक साथ मिलकर एक विस्तृत दवा आपूर्ति श्रृंखला मैप तैयार करने पर सहमत हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दिसंबर में इस तरह के अलायंस बनाने पर सहमति दी थी और इसमें जापान, भारत और यूरोपीय संघ को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया था। यह अलायंस उसी का परिणाम है। आइए अब बात करते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। जब कोई उच्च न्यायालय किसी मामले पर निर्णय देता है तो निचली अदालत का निर्णय उसमें समाहित हो जाता है। इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय बन जाता है और निचली अदालत का निर्णय अब अलग नहीं रह जाता। इस भ्रम से बचने में मदद करता है कि किस निर्णय का पालन किया जाना चाहिए। यह एक सामान्य कानूनी सिद्धांत है जो अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के कामकाज में मर्यादा और औचित्य को बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित है। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कल्पना करें कि आपका शिक्षक आपको असाइनमेंट पर ग्रेड देता है, लेकिन फिर प्रिंसिपल इसकी समीक्षा करता है और एक अलग ग्रेड देता है। अब प्रिंसिपल का ग्रेड शिक्षक के ग्रेड की जगह ले लेगा और केवल प्रिंसिपल का ग्रेड ही मायने रखता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान या फिर सभी? अगला प्रश्न है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की शुरुआत किस वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी? चौथे, पांचवें, छठे या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ भारत का हर किसान ले सकता है। हर साल 8,000 रुपए 3 किस्तों में किसानों को प्रदान किए जाते हैं। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 3 सही है, केवल कथन 1 और 3 सही है या फिर सभी कथन सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु या फिर आईआईटी खड़गपुर? और सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। भारत ने कुछ समय पहले ही बेंगलुरु में जल संकट देखा और अब दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है। जनाब, यह न सिर्फ भारत के शहरों का हाल है बल्कि दुनिया भर के तमाम देश इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। तापमान में दिनों दिन होने वाली बढ़ोतरी, नदी झीलों का सूखना, ग्लेशियर्स का पिघलना, इन सब का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में होती बढ़ोतरी। हालिया अध्ययन इसी ओर इशारा करता है कि इसका प्रभाव केवल धरती और महासागरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन की गहराई में जो ग्राउंड वाटर मौजूद है वो भी इसकी मार झेल रहा है। बढ़ते तापमान के चलते न केवल ग्राउंड वाटर के स्तर में गिरावट आ रही है, बल्कि यह पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो रहा है। स्टडी बताती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्राउंड वाटर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और तापमान में ये बढ़ोतरी औसतन 2.1 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित किया गया है और वैज्ञानिकों ने ग्राउंड वाटर के तापमान पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों को दर्शाने के लिए एक मॉडल डेवलप किया है। इस मॉडल के अनुसार ग्राउंड वाटर के तापमान में होने वाली वृद्धि की दर सबसे ज्यादा मध्य रूस में, उत्तरी चीन में, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में और अमेजन वर्षावन में देखी गई। इसका प्रभाव भारत, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर भी पड़ेगा। ग्राउंड वाटर के तापमान में बढ़ोतरी से जल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी, जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ये स्थिति
सीधे तौर पर जीवों के विकास, उनके वितरण आदि को प्रभावित करेगी। दूसरी तरफ तापमान के प्रति संवेदनशील प्रजातियों के आहार और उनके प्रजनन चक्र पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही यह जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसके अलावा बढ़े हुए तापमान से जल में घुलनशील फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, जो नदियों और झीलों के यूट्रोफिकेशन को तेज कर सकता है। जब एक झील या किसी भी झील स्रोत में पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, ज्यादा मात्रा होती है, तो इससे शैवाल और अन्य जलीय पौधों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है और ये हानिकारक शैवाल में बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। इसी को अंग्रेजी में यूट्रोफिकेशन और हिंदी में सुपोषण कहते हैं। अब यदि हम ग्राउंड वाटर के महत्व की बात करें तो जलापूर्ति का महत्वपूर्ण साधन यही है, जिस पर वैश्विक आबादी के 50% लोग पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से निर्भर हैं और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुल पानी का लगभग 43% हिस्सा ग्राउंड वाटर से ही आता है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मंच से बिहार के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल बिहार की 2 वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वैश्विक आर्द्र भूमि सूची में जोड़ दिया गया है। इनमें नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य के नाम शामिल हैं। दोनों बिहार में जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित स्थल हैं। दोनों स्थलों को बीते 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। इन आर्द्र भूमियों को जोड़े जाने के साथ देश में अब मान्यता प्राप्त वाटर लॉग्ड इकोसिस्टम यानी जल जमाव वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनकी कुल संख्या 82 पहुंच गई है। वहीं बिहार में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के स्थलों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। बिहार की पहली रामसर साइट होने का गौरव बेगूसराय जिले की कांवर लेक को प्राप्त है, जिसे 2020 में ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। आइए एक नजर दोनों अभयारण्य पर भी डाल लेते हैं। नागी पक्षी अभयारण्य लगभग 200 हेक्टेयर में फैला है, वहीं नकटी पक्षी अभयारण्य का विस्तार है 333 हेक्टेयर में। दोनों अभयारण्यों का निर्माण मुख्य रूप से बांध बनाने से हुआ, जिन्हें सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। बांध बनाने के बाद से इन आर्द्र भूमियों और इनके आसपास के क्षेत्रों ने पक्षियों, मछलियों, जलीय पौधों, रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों और एम्फीबियंस यानी उभयचरों की 150 से अधिक प्रजातियों के लिए आवास प्रदान किया है। इन दोनों क्षेत्रों को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। आगे जाकर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने नागी पक्षी अभयारण्य को इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में नामित किया। दोनों ही स्थल कई प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माने जाते हैं। ये दोनों स्थल इस क्षेत्र के इकोसिस्टम के संतुलन के लिहाज से बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात करते हैं आर्द्र भूमि और रामसर स्थल तथा कन्वेंशन की। आर्द्र भूमि वे क्षेत्र होते हैं जो पूरे साल या फिर साल के दौरान अलग अलग समय पर पानी में डूबे रहें। ऐसे क्षेत्र जल चक्र, जल आपूर्ति और भोजन, फाइबर और कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिहाज से बड़ी भूमिका निभाते हैं। भूमि या फिर तटीय क्षेत्रों में ऐसे वेटलैंड्स पाए जाते हैं। वहीं रामसर स्थल को ईरान के रामसर में हुए कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। यह कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिस पर 1971 में इसी रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पर्यावरण दिवस के मौके पर एक नए मिशन की शुरुआत की है। उसके बारे में जानकारी साझा की है और मिशन का नाम है तृष्णा। इस पर इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह भारत और फ्रांस के बीच तीसरा संयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इससे पहले इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2011 में मेगाट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अल्तिका मिशन पर एक साथ काम किया था। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें तृष्णा के बारे में। तृष्णा के फुल फॉर्म को जानिए। इसका पूरा नाम क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट।
ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसमें 2 प्राइमरी पेलोड होंगे। पहला पेलोड फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी थर्मल इंफ्रारेड पेलोड उपलब्ध कराएगी, जिसमें 4 चैनल लॉन्ग वेव इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर होंगे। ये उत्सर्जन के साथ सतह के तापमान का हाई रिजोल्यूशन मेजरमेंट करने में मदद करेगा। वहीं इसरो क्या करेगा? इसरो विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड विकसित करेगा, जिसमें 7 स्पेक्ट्रल बैंड होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस मिशन का आखिर मोटिव क्या है, तो चलिए इस पर भी जानकारी लें। दरअसल इसरो और फ्रांस अंतरिक्ष एजेंसी का यह मिशन जल और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए है। इसके साथ साथ यह पृथ्वी की सतह के तापमान, कार्बन उत्सर्जन, धरती से जुड़े बायोफिजिक्स और सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले कारकों की भी निगरानी करेगा। इससे मिले डेटा का यूज करके ऊर्जा और जल बजट की एक क्लियर तस्वीर सामने आ सकेगी और जल संकट जैसी विकराल होती जा रही समस्या का समाधान खोजना आसान हो जाएगा। यहां मैंने ऊर्जा और जल बजट की बात की। आप ये मत समझिए कि सरकार द्वारा ऐसा कोई बजट लाया जाता है, बल्कि मोटे तौर पर बस ये समझ लीजिए कि सौर ऊर्जा और जल की कितनी मात्रा पृथ्वी को मिलती है और कितनी मात्रा पृथ्वी वापस वायुमंडल में भेज देती है, इसे ही कहते हैं ऊर्जा और जल बजट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर भी आपको इतने से आइडिया हो जाएगा। चलिए इस मिशन के एक और खास पहलू की बात कर लेते हैं। यह कोस्टल और इनलैंड वाटर क्वालिटी से रिलेटेड हाई रेजोल्यूशन डेटा भी मुहैया कराएगा। अब मिशन के दूसरे मकसद पर बात करते हैं, जिसमें शामिल हैं अर्बन हीट आइलैंड का व्यापक मूल्यांकन, ज्वालामुखी गतिविधियों और ग्लेशियर की गतिशीलता की सटीक निगरानी। यह वायुमंडल में फैले एरोसोल्स, जलवाष्प और क्लाउड कवर पर रिसर्च करने में उपयोगी होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्यों को चुनने के लिए हाल ही में चुनाव आयोजित किए गए थे। इसके बाद पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के लिए, ध्यान दीजिए, अस्थायी सदस्यों के लिए चुना गया है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इन 5 सदस्यों को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक यानी 2 साल के लिए चुना गया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान किया गया, वोटिंग की गई। अब इतना तो बिल्कुल साफ है कि इन सदस्यों ने किसी न किसी दूसरे देश की जगह ली होगी, यानी ये न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। यहां ध्यान देने की बात है कि इस साल उम्मीदवारों ने 3 अलग अलग रीजनल ग्रुप्स के अंदर 5 सीटों के लिए कंपटीशन किया, जिसमें अफ्रीकी और एशिया ग्रुप से सोमालिया और पाकिस्तान को चुना गया। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई ग्रुप से पनामा ने जीत दर्ज की और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य ग्रुप से डेनमार्क और ग्रीस को चुना गया। ये तो हमने बात की खबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अब एग्जाम के लिहाज से एक बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसकी संरचना को भी देखते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की थी। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राइमरी जिम्मेदारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। एक और बात ध्यान देने की है कि सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। सुरक्षा परिषद की संरचना की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। इनके 5 स्थायी सदस्यों के बारे में आपको जानना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं। इन सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। आपने हर बार सुना ही होगा, वीटो पावर वाले सदस्य अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दें तो वो प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, भले ही कोई एक कर दे। वहीं सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 2 साल के लिए चुना जाता है और उनके पास कोई वीटो पावर नहीं होता। इन 10 सदस्यों का चुनाव 4 क्षेत्रीय समूहों के बीच से किया जाता है, जिसमें अफ्रीका और एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन समूह और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य स्टेट ग्रुप्स शामिल हैं। सदस्य केवल अपने क्षेत्रीय समूहों से ही उम्मीदवार हो सकते हैं और अस्थायी सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कम से कम 2/3 सदस्य देशों के वोटों की भी जरूरत होती है। हर साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है, जिनका कार्यकाल अगले वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। आइए अब जल्दी से बात करें आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है प्रेस्टन कर्व। प्रेस्टन कर्व किसी देश में जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच के रिलेशन को दिखाता है।
इस थियोरी को अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच प्रेस्टन ने दिया था, इसीलिए इसका नाम हुआ प्रेस्टन कर्व। ये बताती है कि अमीर देशों में लोग आमतौर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और लिविंग कंडीशन के कारण लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दूसरी तरफ जैसे जैसे गरीब देश की आय बढ़ती है तो उस देश में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। हालांकि यह संबंध एक निश्चित आय स्तर के बाद समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली मनुष्य के जीवन काल को अनिश्चित समय के लिए तो बढ़ाया नहीं जा सकता, वो संभव नहीं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष मिशन तृष्णा पर इसरो किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या फिर अमेरिका? अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 2017, 18, 19 या फिर 20? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान या फिर सभी? सही जवाब है सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की शुरुआत किस वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी? चौथे, पांचवें, छठे या फिर इनमें से कोई नहीं? और सही जवाब है पांचवें वित्त आयोग, यानी ऑप्शन बी।